आपको बोला फाइनेंस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और फंड्स रेज करने के लिए मैंने आपको बोला था दो सोर्सेज होते हैं बेटा, वन इज ओनर्स फंड, अनदर वन इज बोरोड फंड, ठीक है। पैसा रेज करने के दो सोर्सेज होते हैं, वन इज ओनर्स फंड, अनदर वन इज बोरोड फंड। ओनर्स फंड के अंदर आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ, ठीक है। ओनर्स फंड में कौन आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। अगर मैंने इक्विटी से पैसा रेस करा है बेटा, तो इक्विटी को आपको मंथली कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, ईयर एंड में अगर जो भी बचता है वो सब इक्विटी का होता है, वेदर वो प्रॉफिट है चाहे लॉस है, लॉस है तो भी यही बियर करेंगे, प्रॉफिट है तो सारा प्रॉफिट भी इन्हीं का होगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम कंपनी का ओनर बोलते हैं। इक्विटी का प्लस पॉइंट क्या है बेटा, कि ये ओनरशिप राइट शेयर करते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैनेजमेंट में अगर मेरी कंपनी है बेटा, मैंने इक्विटी शेयर मार्केट में रेस करे, पैसा रेस किया है, आप सभी ने बाय करें, तो अगर मैं कोई भी डिसीजन ले रही हूँ मैं आपकी सलाह के बिना नहीं ले सकती, ठीक है, क्योंकि आप मेरे साथ ओनरशिप राइट को शेयर करोगे अगर आपने मेरे इक्विटी शेयर बाय करे, ठीक है। इनका डिसएडवांटेज क्या होता है बेटा, कि इनको कोई फिक्स पेमेंट नहीं मिलती, जैसे शेयर्स की इनकम को मैंने आपको बोला था डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, ठीक है। ईयर एंड में देखा जाता है कि प्रॉफिट है तो भी इन्हीं का है, लॉस है तो भी यही बियर करेगी। तो इक्विटी का प्लस पॉइंट की दे शेयर ओनरशिप राइट, ठीक है, ये पूरा ओनरशिप राइट को शेयर करते हैं, कोई भी डिसीजन इनकी सलाह के बिना नहीं लिया जाता है, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट इनका ये बेटा कि इनको कोई फिक्स पेमेंट नहीं मिलेगी ईयर एंड में, बट जो है वो सब इनका है, वेदर वो प्रॉफिट है चाहे लॉस है, वो सब इनका है, ठीक है। बोरोड में मैंने आपको बताया था प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर आते हैं, ठीक है। बोरोड फंड्स के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं और डिबेंचर्स आते हैं, ठीक है। डिबेंचर पे आपको पता है हम इंटरेस्ट पे करते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलता है। बोरोड फंड का प्लस पॉइंट ये होता है बेटा कि इनको फिक्स पेमेंट मिलती है, ठीक है। वेदर वो डिबेंचर है तो आप अकाउंट्स में लिखते हो बैलेंस शीट में 10% डिबेंचर एट द रेट ऑफ जितना भी ईच, ठीक है। तो डिबेंचर पे फिक्स इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट देना ही देना है। ऐसी प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स डिविडेंड मिलता ही मिलता है, तो प्लस पॉइंट इनका ये है। जो इसका नेगेटिव पॉइंट है ना इनका, वो प्लस पॉइंट है कि इनको फिक्स पेमेंट नहीं मिलती, इनको फिक्स पेमेंट मिलती है। बट इनका नेगेटिव पॉइंट क्या है, कि ये इनका प्लस पॉइंट क्या था, ये ओनरशिप राइट शेयर करते हैं, इनका नेगेटिव पॉइंट ये है बेटा कि कोई भी ओनरशिप राइट को शेयर नहीं करते, ठीक है। तो फंड्स रेस करने के मार्केट में दो सोर्सेज होते हैं, ओनर्स और बोरोड, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी बिकॉज दे शेयर ओनरशिप राइट, ठीक है। बोरोड को बोरोड इसलिए कहते हैं बिकॉज वो ओनरशिप राइट शेयर नहीं करते, बट हम उनको मंथली कुछ ना कुछ पे करना, ठीक है। वेदर हमें डिविडेंड फिक्स पे करना है चाहे वो हमें डिबेंचर फिक्स पे करना है, इसलिए हम उनको बोरोड बोलते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब फाइनेंशियल लीवरेज शुरू कराने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। कैपिटल का मतलब आप सभी को पता है मनी होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर होती है बेटा मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड। कैपिटल रेस करने के दो ही सोर्सेज हैं, या तो अभी मैंने बताया आप ओनर से रेस करोगे या फिर बोरोड से रेस करोगे। तो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं मैंने 1 लाख ओनर से रेस करे हैं, 2 लाख मैंने बोरोड से रेस करे हैं, तो टोटल कितने रेस कर लिए, 3 लाख के, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मेरी कितनी है, 3 लाख, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड। कैपिटल स्ट्रक्चर हमें ये बताती है बेटा कि आपकी जो कैपिटल है उसके अंदर ओनर की कितनी रेशियो और बोरोड की कितनी रेशियो, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड, ठीक है। ये चीज भी क्लियर हो गया। अब आगे और बढ़ते हैं। देखो मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए अभी आपको, ठीक है, तुमसे पूछूंगी इंडिविजुअली। पहली चीज मैंने आपको बताई है फंड्स रेस करने के कितने सोर्सेज होते हैं, दो होते हैं, बोलो। फर्स्ट इज ओनर्स, सेकेंड वन इज बोरोड। ओनर का एडवांटेज दे शेयर ओनरशिप राइट, वो बोरोड का डिसएडवांटेज है, उनको ओनरशिप राइट नहीं होता। ओनर का डिसएडवांटेज फिक्स पेमेंट नहीं मिलती, बोरोड का एडवांटेज फिक्स पेमेंट मिलती। एंड व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, ठीक है। ये मिक्स है बेटा ओनर्स में और बोरोड, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें ये शो करता है कि कंपनी की टोटल कैपिटल में ओनर कितने हैं और बोरोड कितने, ठीक है। दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर। इतना क्लियर है, दो पॉइंट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बात आती है बेटा फाइनेंशियल लीवरेज की। फाइनेंशियल लीवरेज को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। फाइनेंशियल लीवरेज इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है बेटा प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट की क्या रेशियो है उसे फाइनेंशियल लीवरेज बोला जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल डेट का मतलब क्या है, डिबेंचर,
ठीक है, अब कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर भी आती है, इक्विटी भी आती है। डिबेंचर इज बोरोड फंड, इक्विटी इज कौन सा फंड? ओनर्स फंड, आपको पता है। तो फाइनेंशियल लीवरेज होती है प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट की क्या रेशियो है, उससे फाइनेंशियल लीवरेज बोला जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, देखो फाइनेंशियल लीवरेज का एक फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, और सेकेंड फॉर्मूला होता है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। अब ये बहुत आसान है, देखो दिक्कत नहीं है कोई। डेट अपॉन इक्विटी का मतलब, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैंने डिबेंचर से 2 लाख रेस करे, ठीक है, और मैंने इक्विटी से रेस करे 4 लाख। तो मेरे को फाइनेंशियल लीवरेज बतानी है, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, डेट अपॉन इक्विटी। तो 2/4, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी डेट की रेशियो 2 लाख है, इस टू इक्विटी की रेशियो 4 लाख। दिस इज फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज शो कर रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर की कितनी रेशियो। तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसे भी शो कर सकती हूँ, देखो 2 अपॉन डेट प्लस इक्विटी यानी 6 लाख। ठीक है, यानी टोटल कैपिटल कितनी है? 6, इसमें डिबेंचर की कितनी रेशियो है? 2, तो 2:6 ऐसे भी बोल सकते। ठीक है, तो फाइनेंशियल लीवरेज के दो फॉर्मूले, या तो ऐसे सिंपल बताओ कि डेट की क्या रेशियो, इक्विटी की क्या रेशियो, दिस इज डेट अपॉन इक्विटी, या ये बता दो कि टोटल कैपिटल में डेट की क्या रेशियो। ठीक है ना, तो हमारे पास टोटल डेट थे 2 लाख के, और डेट प्लस इक्विटी का अमाउंट कितना हो गया? 6 लाख। तो टोटल कैपिटल इज 6 लाख और डेट की रेशियो इज 2 लाख। ठीक है, तो किसी भी फॉर्मूले से हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। तो द फर्स्ट फॉर्मूला इज डेट अपॉन इक्विटी एंड द सेकंड वन इज डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। अब मैंने 3 कॉन्सेप्ट आपको याद कराए हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी ये सारी चीज। ठीक है, सबसे पहली चीज, फंड्स रेज करने के 2 सोर्सेस। वन इज कौन सा फंड? ओनर्स फंड। सेकंड वन इज बोरोड फंड। पेमेंट किसको करनी है? बोरोड को। ओनर को कुछ नहीं देना बेटा, ओनर शेयर्स, ओनरशिप राइट, ये आपको पता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज? फाइनेंशियल लीवरेज इज प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर की क्या रेशियो है, उससे हम फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं, और उसी को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। तो इसके 2 फॉर्मुलाज है बेटा, मैंने आपको बताए। द फर्स्ट फॉर्मुला इज डेट अपॉन इक्विटी, द सेकेंड वन इज डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। ठीक है भाई, फाइनेंशियल लीवरेज के दोनों फॉर्मुलाज क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखो अब ये आगे, अभी हमने फाइनेंशियल लीवरेज टॉपिक शुरू नहीं किया है, ठीक है ना, इससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ बेटा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी, फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है, उसके दोनों फॉर्मुलाज मैंने आपको बताया। फाइनेंशियल लीवरेज अभी हम निकालेंगे ना, अभी आगे निकालेंगे बेटा हम, ठीक है, इलस्ट्रेशन लेके। जब फाइनेंशियल लीवरेज निकलती है ना बेटा, तो फाइनेंशियल लीवरेज की 2 सिचुएशन होती है। फाइनेंशियल लीवरेज कैन बी फेवरेबल, कैन बी अनफेवरेबल। कई बार फेवरेबल आती है। फेवरेबल का मतलब डिबेंचर से पैसा रेज करा और आप प्रॉफिट में। अनफेवरेबल का मतलब डिबेंचर से पैसा रेज करा आप लॉस में, उसे अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज शो क्या कर रही है? प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो डिबेंचर से पैसा रेज करके कई बार कंपनी प्रॉफिट में जाती है, डिबेंचर से पैसा रेज करके कई बार भाई लॉस में भी जाती है। तो हम कहते हैं फेवरेबल भी होती है फाइनेंशियल लीवरेज और अनफेवरेबल भी होती है। अब फेवरेबल कब होती है बेटा? इसकी 2 सिचुएशन होती है। वन इज आरओआई, आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, क्या होता है आरओआई? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इनकम और एक्सपेंस फॉर अ कंपनी। इनकम, रिटर्न इज इनकम, मेरे पास आ रहा है, मैंने इन्वेस्ट करने से जो रिटर्न हो रहा है, ठीक है, तो ये एक तरीके से मेरी इनकम है। सेकेंड टर्म जो इसमें यूज होती है ना, दैट इज सीओडी। सीओडी इज कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, डेट की कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इज एक्सपेंस और इनकम। तो डेट का सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या है? इंटरेस्ट। डिबेंचर का सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या है? इंटरेस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ डेट को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डेट, यानी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, तो सीओडी इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एंड आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल कब होगी? सोच के बोलो, जब ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा, आरओआई सीओडी? आरओआई, रिटर्न ज्यादा होगा, क्योंकि बेटा रिटर्न आपकी इनकम है और इंटरेस्ट आपको पे करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस है, अगर मेरा आरओआई ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से, तो मेरी फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो फेवरेबल जाएगी। दैट मीन्स मैं डिबेंचर से पैसा रेज करी और मुझे रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तो फेवरेबल जाएगी। ठीक है, और अनफेवरेबल तब होगी बेटा जब आरओआई कम होगा और सीओडी, डेट पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है और रिटर्न आपको कम हो रहा है, तो हम कहेंगे फाइनेंशियल लीवरेज अनफेवरेबल। ठीक है, तो फाइनेंशियल लीवरेज ध्यान में रखना है, कैन बी फेवरेबल, कैन बी अनफेवरेबल।
तो मैं आपसे सिचुएशन पूछूंगी कि फेवरेबल कब होती है, तो फेवरेबल तब होती है जब रिटर्न ज्यादा होता है, कॉस्ट ऑफ डेट कम होती है, ठीक है, यानी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कम होती है। और अनफेवरेबल में अपोजिट हो जाएगा बेटा, कि रिटर्न कम हो रहा है और डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है। आप खुद सोचो ना, इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, मेरे को 10% डिबेंचर को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और मेरे को 5% का रिटर्न हो रहा है, तो कितना लॉस में हूं मैं? 50% लॉस में हूं, ठीक है ना। तो ये हमेशा ये कहता है कि फेवरेबल कंपनी प्रॉफिट में तब जाएगी जब आपको रिटर्न ज्यादा होगा और कॉस्ट ऑफ डेट कम होगा, ठीक है। अनफेवरेबल की अपोजिट सिचुएशन, ठीक है भाई। अब 4 चीजें बताइए, इनमें कोई डाउट है तो अपने दिमाग दौड़ाओ, फिर हम आगे इसको लेके चलेंगे, ठीक है। ओनर्स फंड क्लियर है, क्या आता है ओनर्स में? इक्विटी। बोरोड फंड में प्रेफरेंस एंड डिबेंचर, ठीक है। और व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? इट इज अ मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज? प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट? डेट इन ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट की क्या रेशियो है, उसे हम फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज के 2 फॉर्मूले थे, फर्स्ट वन इज डेट अपॉन इक्विटी, द सेकंड वन इज डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। फाइनेंशियल लीवरेज की 2 सिचुएशन होती है, इट कैन बी फेवरेबल, कैन बी, तो फेवरेबल तब होगी जब रिटर्न ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ डेट कम होगा। अनफेवरेबल तब होगी जब अपोजिट सिचुएशन। इतना क्लियर हो गया भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। आई थिंक आपने अकाउंट्स में आप पढ़ चुके होंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। बताओ बताओ, बोलो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब जिसको नहीं पता बेटा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ईबीआईटी, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको पीबीआईटी भी बोल सकते हैं भाई, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ईबीआईटी बिजनेस में ईबीआईटी ही यूज करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये फॉर्मूला आप मेरे साथ याद करोगे क्योंकि आगे जाके यूज होगा, ये आरओआई निकालने का फॉर्मूला। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है भाई, लर्न हो गया, ठीक है। तो मैं पूछूंगी आरओआई का फॉर्मूला लास्ट में, जब पूरा फाइनेंशियल लीवरेज खत्म हो जाएगा, तो आप मुझे फॉर्मूला याद दिलाओगे, ठीक है। तो आरओआई इज ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, फाइनेंशियल लीवरेज की 2 सिचुएशन थी ना, इट कैन बी फेवरेबल और फेवरेबल कब होती है? आरओआई ज्यादा है देन द कॉस्ट ऑफ डेट, अनफेवरेबल में अपोजिट हो जाएगा। और आरओआई का फॉर्मूला इज, न्यूमरेटर में क्या आता है? ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आरओआई होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपने फाइनेंशियल लीवरेज के कॉन्सेप्ट। अब हम पता करेंगे फेवरेबल कैसे निकलती है, अनफेवरेबल कैसे निकलती है। तो फाइनेंशियल लीवरेज बेसिकली ये है बेटा कि डिबेंचर से आप पैसा रेज करोगे, तो या तो आप प्रॉफिट में जाओगे या आप लॉस में जाओगे। तो प्रॉफिट में जाओगे तो हम कहेंगे भाई फेवरेबल है, लॉस में जाएंगे तो हम कहेंगे फाइनेंशियल लीवरेज अनफेवरेबल, ठीक है। तो हम 2 सिचुएशंस लेके चलेंगे, ठीक है। सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट है 60 लाख, ठीक है। 60 लाख फंड की मेरे को रिक्वायरमेंट है बेटा, ठीक है। और डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट चल रहा है 10%, ठीक है। टैक्स रेट इज अज्यूम टू बी कुछ भी 30%, 40%, ये आपको गिवन होगा ऑलमोस्ट, नहीं है तो आप खुद लेट करोगे, 50 से कम लेट करोगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो मैंने अभी ये लेट करा है कि मेरे को टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट है 60 लाख की, ठीक है। और डिबेंचर ऐसे अगर मैं रेस करती हूँ तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट है 10% का, ठीक है। और मेरे पास टैक्स रेट जो है, क्योंकि ईबीआईटी में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, प्लस में टी से क्या होता है, टैक्स भी पे करना पड़ता है, तो हम टैक्स भी एज्यूम करेंगे और डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी एज्यूम करेंगे, ठीक है, दोनों चीजें एज्यूम करेंगे। और लास्ट वन जो हम एज्यूम करेंगे दैट इज ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये हम कुछ भी ले सकते हैं, हो सकता है मे बी हमें गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, अगर न्यूमेरिकल फॉर्म आएगा तो, न्यूमेरिकल फॉर्म आएगा तो आपको ये सारी चीजें गिवन होगी, आपने पुटिंग करके बतानी है कि फेवरेबल है कि अनफेवरेबल, ठीक है। तो मैंने एक अजम्पशन ली है कि मुझे ये सारा डेटा गिवन है, ठीक है। अब मेरे को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लेट करना है कि मेरी फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल जा रही है कि अनफेवरेबल जा रही है, ठीक है। मैं लिखने का वक्त दूंगी तुम्हें, अभी पहले ध्यान से समझो। हाँ बेटा, टैक्स रेट, बेटा टैक्स रेट हमेशा गिवन होगा, ठीक है। नहीं गिवन है तो आपने खुद अज्यूम करना है, तो आप 50% से लेस कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो हमने 3 सिचुएशन एज्यूम करी है बेटा, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। ये तीनों सिचुएशन कौन सी है बेटा? मैं धीरे धीरे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ना डिबेंचर की का अमाउंट इंक्रीज करूंगी, क्योंकि कैपिटल फाइनेंशियल लीवरेज शो करती है प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं सिचुएशन 1 में लेट कर रही हूँ कि मैंने डिबेंचर से 60 लाख में से ना कुछ भी रेस नहीं करा, यानी मैंने सारा अमाउंट किससे रेस करा है? इक्विटी से रेस करा, ठीक है।
आपको पता है फाइनेंशियल लीवरेज शो करती है प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो या तो आप डिबेंचर से पैसा रेस करोगे या आप इक्विटी। दैट मींस या तो मैं बोरोड से रेस करूंगी या फिर ओनर से रेस करूंगी। तो मैंने सिचुएशन 1 में लेट करा है कि मैं भाई डिबेंचर से बिल्कुल भी रेस नहीं कर। दैट मींस ये पूरा 60 लाख मैं किससे रेस कर रही हूँ, इक्विटी से। अब सेकेंड सिचुएशन में ना मैं डिबेंचर का अमाउंट बढ़ा रही हूँ, 20 लाख रुपए जो है मैं डिबेंचर से रेस कर रही हूँ। दैट मींस इक्विटी से कितना रेस कर रही हूँ, 40 लाख, क्योंकि टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, 60। अब मैं 20 लाख डिबेंचर से रेस कर रही हूँ, दैट मींस 40 लाख मैं किससे रेस कर रही हूँ, इक्विटी से। अब सिचुएशन 3 में मैं डिबेंचर का अमाउंट और इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है, 40 लाख मैं डिबेंचर से रेस कर रही हूँ। तो बोलो इक्विटी से कितना हो गया, 20 लाख। तो मैंने तीन सिचुएशन, तीन अजम्पशंस लेट कर रही है। मैं अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में धीरे धीरे बेटा डिबेंचर का अमाउंट इंक्रीज कर रही हूँ। अब मैं शो करूंगी आगे कि यार मेरे को प्रॉफिट होगा उससे कि यार नुकसान होगा जब मैं डिबेंचर बढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं इसको, देखो ये तो हमने अजम्पशन लिए। ईबीआईटी आपको तीनों केसेस की गिवन है, कितनी, 8 लाख। सिचुएशन 1 में भी 8 लाख है, 2 में भी 8 लाख है, 3 में भी 8 लाख। ठीक है, अब ईबीआईटी में सबसे पहले लेस क्या होता है बताओ आप, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सबसे पहले क्या लेस होगा, इंटरेस्ट। तो हम लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 10%। ठीक है, अब सिचुएशन 1 में आपने डिबेंचर से कितना रेस करा है, तो क्या आप इंटरेस्ट पे करोगे, नो। तो इंटरेस्ट विल बी निल। समझ आया, आपने तीन अजम्पशन लेट करी थी ना। सिचुएशन 1 में आप कह रहे थे हमें डिबेंचर से कुछ रेस नहीं करना है, 2 में मैंने डिबेंचर से अमाउंट थोड़ा इंक्रीज करा 20 लाख, 3 में मैंने और इंक्रीज करा 40 लाख। तो क्या सिचुएशन 1 वाला इंटरेस्ट पे करेगा, नो, क्योंकि उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर ही नहीं है, तो इंटरेस्ट अमाउंट विल बी निल। ठीक है, ये क्लियर है। सिचुएशन 2 का इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, 20 लाख का 10%, दैट इज 20,000, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख हो गया। नेक्स्ट वन, सिचुएशन 3 में कितना इंटरेस्ट होगा, बोलो, 4 लाख। ठीक है, 40 लाख का 10%, दैट इज 4 लाख हो गया। अब ये तो मैंने निकाल ली बेटा, ये मेरी पहले थी ईबीआईटी, इसमें से मैंने इंटरेस्ट लेस कर दिया, तो इंटरेस्ट तो चला गया। अब ये ईबीटी बचेगी, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट आपने डिडक्ट कर चुके। तो इसकी ईबीटी बच रही है 8 लाख, इसकी बच रही है 6 लाख, और इसकी बच रही है 2 लाख, 4 लाख सॉरी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या अमाउंट रेस्ट करना है बेटा, बोलो, टैक्स। टैक्स रेट कितना है, 30%। जो अमाउंट निकलता है ना उस पर टैक्स निकलता है। ठीक है, जो अर्निंग बिफोर टैक्स निकलता है, अमाउंट आपकी अर्निंग निकलती है, उस पर हमें टैक्स पे करना होता है। तो 8 लाख आपकी ईबीटी है। ठीक है, इस पे हमारा टैक्स रेट है 30%, कितना हुआ, 2,40,000। ठीक है, तो 2,40,000 तो इसका टैक्स रेट हो गया, उसका निकालो 30%। कैसे, 6 लाख का 30%, 1,80,000। नेक्स्ट वन इज 1,20,000। हो गया भाई, इतना क्लियर है। अब ये मेरे पास जो अमाउंट आएगा ना, देखो मैंने इंटरेस्ट भी लेस कर दिया, टैक्स भी लेस कर दिया। अब ये आएगी अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये जो आपकी अर्निंग आई है, दिस इज आफ्टर पेइंग टैक्स। ठीक है, अब ये कितनी आ गई मेरे पास, 5,60,000। ठीक है, 4,80,000, 4,20,000। ठीक है, और ये कितनी हो गई, 2,80,000। इतने तक मैं पहले चेक करके बताओ, कोई डाउट है बेटा। मैंने तीनों की ईबीआईटी मैंने ले रखी थी, मैंने तीन सिचुएशन लेट करी है, मैं धीरे धीरे डिबेंचर का अमाउंट इंक्रीज कर। सिचुएशन 1 में डिबेंचर 0 है, फिर मैंने 20 लाख रेस करे हैं। ठीक है, फिर मैंने धीरे धीरे और बढ़ाया, 40 लाख रेस कर। ठीक है, तो तीन सिचुएशन में मैं अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाली। ठीक है, तो पहले हमने इंटरेस्ट लेस करा, इसने इंटरेस्ट का इसका नील क्यों आया था, क्योंकि इसने डिबेंचर से कुछ भी रेस नहीं किया। इसने 20 लाख रेस करा था, तो 20 लाख का 10% निकाला, 2 लाख। ठीक है, उसने 40 लाख रेस करा था, तो उसका 10% 4 लाख आया। ठीक है, लेस करके फिर जो फाइनल अमाउंट आया उस पर आपने टैक्स लगाया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब निकलता है बेटा जो फाइनल है ना, अर्निंग पर शेयर। अकाउंट्स में पढ़ा अपने ईपीएस, बोलो, अर्निंग पर शेयर। नहीं पढ़ा तो आप समझो, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैंने दो फॉर्मूले आपको याद कराए, एक तो आरओआई का फॉर्मूला याद कराया, याद आ रहा है, आरओआई क्या था, ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय
और अर्निंग पर शेयर का भी फॉर्मूला याद करो बेटा, दिस इज अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ कौन सी शेयर, इक्विटी शेयर, ये दिमाग में रखो, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो तीन सिचुएशन थी, ये देखो बैक कर रहे हैं हम, ये तीन सिचुएशन थी, तीन अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास आई, मैं तीनों सिचुएशन में ईपीएस निकालूंगी, ठीक है, अर्निंग पर शेयर निकालूंगी। तो अगर मैं फर्स्ट की निकालूं बेटा, तो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस 5,60,000 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसमें कितना है, इसमें तो डिबेंचर था ही नहीं, आपको पता है, तो 60 लाख पूरा किससे रेस करा था इसने, इक्विटी से। जब भी आपको शेयर की फेस वैल्यू गिवन ना होना, तो हम एट द रेट ऑफ 10 ईच मान के चलते, ठीक है। तो 60 लाख टोटल अमाउंट है, तो अगर मैं एट द रेट ऑफ 10 मान के चलूं, तो शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 6 लाख, 6 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच इज 60 लाख। समझ रहे हो मेरी बात को, जब भी ये आपको गिवन ना हो ना पर शेयर कितनी वैल्यू है, तो आप हमेशा अज्यूम करोगे एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में भी कई बार गिवन नहीं हो, तो आप नीचे मेंशन करके आओगे कि हमने एट द रेट ऑफ 10 अज्यूम करा, ठीक है बेटा। तो अब मैं तीनों का अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाल रही हूँ, ठीक है, 5,60,000, ठीक है, अपॉन ये कितना अमाउंट आया, 6 लाख, ठीक है, कितनी निकली निकालो, 1 पॉइंट समथिंग कि 0 पॉइंट समथिंग, जीरो, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन दिस, ये करना है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालो, अमाउंट बताओ कितना आ रहा है, 5,60,000 अपॉन 6 लाख करो, 0.9 इसकी अर्निंग पर शेयर आ रही, ठीक है भाई। अब इसका निकालो, अब पहले तो मुझे बताओ इसमें डिवाइड किससे करोगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स तो आपके पास है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने, 4 लाख है ना, क्योंकि इसने 20 लाख तो डिबेंचर से रेस करा था, तो 40 लाख की इक्विटी बची ना, 60 लाख की शेयर कैपिटल थी, तो इसमें ध्यान में रखना हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 लाख से, ठीक है। कितनी आ रही है, 1.05। अब ऐसी इसकी निकालो, 2,80,000 डिवाइड किससे करोगे, पहले बता दो, 2 लाख से, ठीक है, क्योंकि 40 लाख डिबेंचर था, तो उसने 20 लाख इक्विटी से, ठीक है, तो ये आ रही है 1.4। अब ये खुद देखो बेटा, धीरे धीरे हमारी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी फाइनेंशियल लीवरेज इज फेवरेबल अनफेवरेबल, फेवरेबल, कि जब हम डिबेंचर को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं ना बेटा, तो हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, ठीक है, ऐसे हम इसको शो करें। ये पूरा कई बार बेटा वैसे बोर्ड में तो कई बार डायरेक्टली 6 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, पूरा खुद ही एक्सप्लेन करो, इलस्ट्रेशन वगैरह सब खुद लेनी पड़ी, ठीक है। अब हम एक सिचुएशन लेंगे जिसमें मैं डिबेंचर का अमाउंट बढ़ाऊंगी, बट हमारी अर्निंग पर शेयर धीरे धीरे कम हो, ठीक है, वो आप मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। तो पहले तो हम शुरू करो, लिखो, हेडिंग डालो फाइनेंशियल लीवरेज। बेटा जब से मैं क्लास में थी तब से बोला था ना अक्षर, अगली क्लास में मुझे ये सब मिल गया ना, तो मैंने बोला था ना रजिस्टर पेन लेके बैठो क्लास में, क्लास के बीच में मैं कहीं नहीं जाने दूंगी किसी को, फाइनेंशियल कोई पानी वानी का चक्कर नहीं है यहाँ पे, फाइनेंशियल लीवरेज ऑब्लिक करके लिखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लीवरेज ऑब्लिक करके ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, हेडिंग डालोगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, नीचे लिखो फाइनेंशियल लीवरेज रेफर्स टू, financial leverage refers to the proportion of debt, refers to the proportion of debt in overall capital structure, it refers to the proportion of debt in overall capital structure, next line से it can be favorable और unfavorable, नेक्स्ट स्लाइड में लिखो बेटा इट कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल, नेक्स्ट लाइन में लिखो फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, favorable financial leverage refers to the situation, favorable financial leverage refers to the situation where, next line में लिख favorable financial leverage, favorable financial leverage refers to the situation where, बताओ फेवरेबल कब होती है, ROI is more than COD, ठीक है। देखो refers to the situation where return on investment is more than cost of debt, ब्रैकेट में ROI लिख देना बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के, ताकि आपको याद रहे, where return on investment is more than
कॉस्ट ऑफ डेट, और जिसको याद नहीं रहेगा तो कॉस्ट ऑफ डेट के ब्रैकेट में लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और अन नेक्स्ट लाइन में लिखो अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, अपोजिट कर दो सिचुएशन को। अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर, unfavorable financial leverage refers to the situation where, उल्टा कर दो, ROI is less than COD। अब शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, where ROI is less than COD। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, COD ज्यादा है। ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेशन लिखो, सारे इलस्ट्रेशन करो। ठीक है, इलस्ट्रेशन में ये सारी वैल्यूज लिखो। टोटल फंड्स इज इक्वल टू 60 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये ABC करके सारे पॉइंट शो करो। डी, ये चार चीजें आपको गिवन है। अक्षर लिख लिया? फोन यूज कर रहा है ना तू? फोन यूज कर रहा है? क्या कर रहा है फिर? लिख भी नहीं रहा, फोन भी यूज नहीं कर रहा, तो क्या कर रहा है? मैं समझूंगी अभी, तेरे को बोर्ड में बिठाऊं, यहाँ पे बुला के सारा इलस्ट्रेशन तू ही करेगा अभी। ये पूरा बना दो बेटा, इसके बाद ना सिचुएशन 1 2 3। ये डिबेंचर है बेटा, ठीक है, ध्यान में रखना। ये 0 20 लाख 40 लाख, तीन सिचुएशंस लो, फिर पूरा ये सॉल्व करके ये आपने ईपीएस निकाली है फाइनल, और इसका फॉर्मूला लिखोगे अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो तीनों की आपने ईपीएस निकाली है। अगर ये बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन आया ना, तो आपको खुद ही अज्यूम करना है सब कुछ और खुद ही लिखना है, अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं आया तो सब कुछ, सब। न्यूमेरिकल फॉर्म में आया तो जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा बेटा। करेंगे अभी हम न्यूमेरिकल फॉर्म में भी। इलस्ट्रेशन में ना बेटा इसको कंपनी ए लेट कर लेंगे, ठीक है। अब एक कंपनी बी का भी बनाएंगे जिसमें हम डिबेंचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पर उल्टा होगा, अर्निंग पर शेयर कम होगी। ठीक है, तो एक कंपनी ए की इंफॉर्मेशन आपको सारी गिवन है। डन करके डन बोलो बेटा जल्दी। अब दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट दौड़ा लो, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, आरओआई का फॉर्मूला, ईपीएस का फॉर्मूला, ये सारी चीजें मैं पूछने वाली हूँ। कंपनी बी की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी और ईपीएस आप निकाल के दिखाओगे, यानी पूरा ये खुद बनाओगे टेबल। तो इसमें कोई डाउट है तो अभी आप मेरे से पूछ सकते हो। नहीं दे रखा होगा ये हमेशा ही, टैक्स नहीं दे रखा होगा तो अज्यूम कर लेना 50% से कम कुछ भी। डिबेंचर पे बेटा हमेशा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आप बैलेंस शीट भी बनाते हो ना, तो पहले डिबेंचर के मुंह पे इंटरेस्ट लिखते हैं। ठीक है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं गिवन हो। ये 0.9 कैसे आई ये याद है ना? 5,60,000 को 6 लाख से डिवाइड किया था, वो 4,20,000 को 4 लाख से डिवाइड करा था। ठीक है, और वो 2,80,000 को हमने डिवाइड करा था 2 लाख से। ठीक है, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ रही थी। तो धीरे 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 हमारी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है। कर लिया डन? किसी का हो गया? ईपीएस अर्निंग पर शेयर
ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना ना, सिचुएशन वन में पूरा 6 लाख है। ठीक है, डबलिन हो गया, हो गया, पीछे हो गया। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, हाँ नंबर ऑफ इक्विटी है बेटा ये। फुली डन। हिमनेश, हरजस, दिशांत, ये तो अब शुरू कर रहा होगा। दीक्षा, इशिका, राधिका डन, कबलीन डन भाई सभी का। चलो अब नेक्स्ट सिचुएशन, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आप मुझे करके दिखाओगे बेटा। नेक्स्ट पेज पे लिखना बेटा, कंपनी बी की इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, इलस्ट्रेशन, सब कुछ सेम ले लेते हैं, काम करते हैं, ईबीआईटी बदल देते हैं। ठीक है, तो टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट 60 लाख, 60 लाख बेटा। हम एट द रेट तो हम मान के चलते ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वही 10%, टैक्स रेट 30%, मैं ईबीआईटी चेंज कर रही हूँ 4 लाख। अब आप पूरा बनाओ। ठीक है, अब आप वही 3 सिचुएशन लेट करोगे बेटा, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। सेम जैसे उसमें आपने डिबेंचर इंक्रीज करा था ना, इसमें भी आप डिबेंचर इंक्रीज करो। पहले 0 लेना बेटा, फिर वही 20 लाख, फिर 40 लाख, और पूरा ईपीएस का अमाउंट तक निकाल के मुझे बताओ कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बताया ईबीआईटी लिखते हैं हम। इस सिचुएशन में मैंने आपको ईबीआईटी 4 लाख दी है, ध्यान में रखना। चलो अब इसके आगे मैं हेल्प नहीं करूंगी, आगे खुद करो। अब सबको सब आता है, किसी का पड़ोसी इंटेलिजेंट नहीं बनेगा, अपना काम स्वयं करो। जिसका हो जाएगा वो डन बोलेगा। खत्म हो गई सिचुएशन 3 तो। नहीं, उसको डैश डैश डालते रहो बस। सिचुएशन 2 के अंदर 20 लाख थे ना बेटा डिबेंचर, तो 20 लाख का 10% इज 2 लाख इंटरेस्ट। सिचुएशन 1 में 0 डिबेंचर, तो ये तो इंटरेस्ट कोई पे नहीं करेगा। ठीक है, इसने 20 लाख रेस करा था, तो 20 लाख का 10% 2 लाख। हाँ, ठीक है, उसमें 40 लाख थे।
क्रिश डाउट आ रहा है कहीं पे? बेटा इंटरेस्ट वो पे करता है जो डिबेंचर से रेस करता है। सिचुएशन 1 में तो डिबेंचर से 0 है, ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट ही 0 हो गया। इसने 20 लाख रेस करा तो इसका इंटरेस्ट 2 लाख हो गया। इसने 40 लाख रेस करा तो इसका इंटरेस्ट कितना हो गया? 4 लाख। अब ये तेरा आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। हाँ बेटा, इक्विटी शेयर तो आप खुद चेक करो ना। सिचुएशन 1 में डिबेंचर 0 है तो सारा 6 लाख इक्विटी है, एट द रेट ऑफ 10 मान के चलते ना। फिर खुद दिमाग लगाओ। कर दिया? देखते हैं। अब इसमें अब टैक्स लेट कर रहे हैं 30%, इतना हो गया सबका इंटरेस्ट लेस कर लिया। अब टैक्स 30% है तो 4 लाख का 30% 1,20,000, ठीक है। इसका 2 लाख का 30% 60,000, और इसका तो ये तो खत्म है, नील है। तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या हो गया? ठीक है, तो ये आ गया आपका 1,80,000, 2,80,000, ठीक है, ये आ गया बेटा। और ये आ गया 1,40,000 और ये हो गया नील। तो अब निकालो अर्निंग पर शेयर। दिस इज अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इसमें तो सारा इक्विटी से था क्योंकि डिबेंचर 0 है, तो 60 लाख पूरा इक्विटी एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो 6 लाख से डिवाइड करेंगे, कितना अमाउंट आया है? 0.46। अब नेक्स्ट का 1,40,000 डिवाइड किससे करेंगे ये बताओ? 4 लाख से। 20 लाख डिबेंचर, तो 60 में से बाकी इक्विटी 40 लाख, तो 40 लाख एट द रेट ऑफ 10 यानी 4 लाख से डिवाइड करेंगे, कितना अमाउंट आ रहा है? 0.35, और इसका तो 0 ही हो गया। अब ये देखो आपकी अर्निंग पर शेयर धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। तो फाइनेंशियल लीवरेज इज फेवरेबल अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। ऐसे करते, अभी खत्म नहीं हुआ, हाँ, उसको 0 या डैश कुछ भी डाल सकते हैं, वो खत्म हो गया, ठीक है। ये समझ आया मैंने कैसे क्यों डिवाइड करा है? क्योंकि डिबेंचर 0 है बेटा इसके अंदर, तो सारा इक्विटी हम अज्यूम करेंगे 60 लाख, तो इसलिए हमने एट द रेट ऑफ 10 माना। उसमें 20 लाख डिबेंचर है तो दैट मीन्स रेस्ट इक्विटी है, इसलिए हमने 4 लाख से डिवाइड करा। प्रॉब्लम क्लियर है? पीछे क्लियर है भाई सबको? इधर भी ठीक है? इधर क्लियर है बेटा? राधिका क्लियर है? रोशनी, दीक्षा, इशिका, चलो अभी खत्म नहीं हुआ मामला, ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है इसी के अंदर, अभी ये खत्म नहीं हुआ। अब इसको मैंने आपको जब फाइनेंशियल लीवरेज शुरू कराई थी ना, तो मैंने बोला था फेवरेबल भी होती है अनफेवरेबल भी होती है। उसकी मैंने 2 सिचुएशन बताई। फेवरेबल कब होती है बोलो? आरओआई इज ग्रेटर देन सीओडी, और अनफेवरेबल तब होती है व्हेन आरओआई इज लेस देन सीओडी। तो हमने 2 कंपनी ली थी, कंपनी ए कंपनी बी, दोनों की आरओआई निकाल के देखते। आरओआई का फॉर्मूला याद आ रहा है? बताओ क्या था? ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो निकाल के देखते हैं, बताना कंपनी ए की ईबीआईटी कितनी थी? हाँ पुरानी वाली 8 लाख थी ना, अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट 60 लाख इंटू 100, कैलकुलेट करके आप बताओ कितना आ रहा है? करो। ऐसी कंपनी बी का करना, उसकी ईबीआईटी 4 लाख थी, 13.3 आएगा आई थिंक, ये 13.3% आ रही है इसकी आरओआई, ठीक है। ऐसी इस वाले का कैलकुलेट करो बेटा, इसकी ईबीआईटी मैंने आपको 4 लाख दी थी, अपॉन 60 लाख इंटू 100, ये भी कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? 4 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख 6.66 है। चलो अब सामने देख लो सभी, ठीक है। दोनों की मैंने, अब देखो फाइनल कंक्लूजन में ये आपको बताना चाह रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले ही ना हमें आंसर पता होता है, ठीक है। आंसर कैसे पता होता है? मैं पहले निकाल के देख लेती हूँ मेरी फेवरेबल जाएगी अनफेवरेबल जाएगी। आपको दोनों सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर गिवन था, यस और नो? गिवन था। कितना गिवन था? 10%, ठीक है। और आपको ये आरओआई का फॉर्मूला पता है, ठीक है। आरओआई का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैंने दोनों का आरओआई निकाल लिया। दोनों का इंटरेस्ट ऑन डेट इज कॉस्ट ऑफ डेट कितना था? 10%। तो अगर मैं कंपनी ए का कंपेयर करूं तो आरओआई ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डेट कम है, तो दिस इज फेवरेबल अनफेवरेबल? फेवरेबल। और वो जब हमने पुट करा तो ईपीएस बढ़ भी रही थी, यानी मेरे को आंसर पहले ही पता था कि आंसर ये है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इस वाले का मैं पुट करूं तो मेरे को पहले ही पता है, देखो इसकी आरओआई आ रही है 6.67,
ठीक है, और इसकी कॉस्ट ऑफ डेट है 10%, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है, रिटर्न कम हो रहा है, तो दिस इज अनफेवरेबल। तो न्यूमेरिकल जब आप करोगे ना, आंसर आपको पता होगा कि फेवरेबल आएगा कि अनफेवरेबल। ठीक है, ये पहले ये वाली ट्रिक आपको टीचर नहीं बताएगी, पहले देख लेना दिमाग में। ठीक है ना, कि भाई हमें फेवरेबल अनफेवरेबल का ऐसे पता चल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले वो तो हमें एग्जाम्पल प्रॉपर करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, बट आपको पता पहले ही चल जाएगा आंसर क्या होगा। समझ आया बेटा? ठीक है, तो हमने जब करके भी देखा तो सिचुएशन 1 की ईपीएस बढ़ रही थी और सिचुएशन 2 की ईपीएस कम हो रही है बेटा। ठीक है, तो हमें पहले ही पता चल गया था ये फेवरेबल आ रही है और वो अनफेवरेबल आ रही है। ठीक है, तो हमने इसको पुटिंग करके भी बता दिया। एनी डाउट इन दिस बेटा?